पे दिखेगा, ना कि मेटा पोजीशन के ऊपर, ऑन दीज पोजीशंस ओनली ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, नॉट ऑन मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा, तो मेरे को कहाँ पे दिखा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, मेटा के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने पूछा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, ऑर्डर बताना है मुझे। तो इस बार एक बात तो पक्की है, ऑर्थो एंड पैरा का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा से। क्या ये क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, मेटा से ज्यादा होगा। अब ये देखना है ऑर्थो में ज्यादा होगा कि पैरा में। बेटा ऑर्थो और पैरा दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस आ रहे होंगे रेजोनेंस से, जो भी नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहे हैं वो इक्वल अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस इक्वल चलता है, रेजोनेंस को डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके ऊपर इक्वल चार्जेस आए रेजोनेंस की वजह से, तो रेजोनेंस में से रेजोनेंस गेव इतना चार्ज ऑन ईच ऑफ द टू ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, OH ग्रुप कैसा होता है, माइनस आई का ग्रुप होता है, OH ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप। तो अगर OH ग्रुप जो है मेरा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम होगी, ऑर्थो पे की पैरा पे? माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, माइनस आई उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, तो ऑर्थो से ज्यादा खींच पाएगा कि पैरा से? माइनस आई ऑर्थो से खींचेगा। ठीक है, ऑर्थो ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे ओवरऑल स्टार्टिंग में ये जो तीन पोजीशंस थी, ऑर्थो 1, ऑर्थो 2 और पैरा, यहाँ पे -1/3, -1/3 और -1/3, ये चार्जेस थे। नया बेटा मैंने कहा है कि मान लीजिए रेजोनेंस की वजह से दोनों ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर -1/3 चार्ज है और एक पैरा पोजीशन के ऊपर भी -1/3 चार्ज है। अब मैं कह रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा OH जो ग्रुप है हमारा, वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर OH ग्रुप मेरा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किससे खींचेगा, नया बताओ, ऑर्थो से कि पैरा से? आई इफेक्ट हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जिसके नजदीक होगा उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली लगेगा। अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो ऑर्थो के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग लगेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली लगेगा, मान लीजिए इसके अंदर से, अब ऑर्थो के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ऑर्थो के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं, इन तीनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन थे रेजोनेंस की वजह से। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ज्यादा रिड्यूस किस में होंगे, ऑर्थो में। तो फाइनली किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी, पैरा पे। पैरा पे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी बेटा पैरा पे, उसके बाद ऑर्थो पे, उसके बाद मेटा पे। इन दिस केस नॉट ऑलवेज, अगर आपका कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो सिर्फ रेजोनेंस दिखाएगा, ऐसा ग्रुप होता नहीं है, सब लोग इंडक्टिव इफेक्ट कुछ ना कुछ तो शो करेंगे। तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि अगर यहीं पे आपका कोई ऐसा ग्रुप होता जो +M और +I दोनों कर रहा होता, तो उस केस में बता सकते हो किसका ज्यादा मिलता आपको? +M और +I दोनों ज्यादा कर रहा हो, दोनों कर रहा होगा। OH ग्रुप ने तो +M और -I किया है, ये क्या कर रहा है, +M और +I कर रहा है। तो बताओ किस में ज्यादा मिलेगा, ऑर्थो में कि पैरा में? देखो +M की वजह से तो क्या ऑर्डर आएगा, ऑर्थो, ऑर्थो 1, ऑर्थो 2 और पैरा, इन तीनों के ऊपर तो बराबर आ जाएगा -1/3 चार्ज से। ये मैंने अज्यूम किया कि तीनों के ऊपर बराबर चार्ज आ गया। अब +I इफेक्ट होगा तो वो ज्यादा किस पे दिखेगा, ऑर्थो पे कि पैरा पे? +I इफेक्ट किस पे ज्यादा दिखेगा, ऑर्थो पे कि पैरा पे? ऑर्थो पे ज्यादा दिखेगा क्योंकि वो नजदीक है। ठीक है, ऑर्थो की वजह से और इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इंक्रीज होंगे, ऑर्थो पे इंक्रीज होंगे। तो जब ये बराबर थे उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगा और उसने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए तो फाइनली बेटा ऑर्थो, पैरा एंड देन मेटा। ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये हो गया ऐसे ही एक मिसलेनियस क्वेश्चंस। आप रेजोनेंस के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मुकुल थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, वैसे ही जब तक सब लोग आ रहे थे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, कुछ पल्ले पड़ा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया। अभिनव, नया? यस सर।
ठीक है। यस सर। ओके, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगी चीजें, और भी क्वेश्चंस देंगे रिवीजन क्लास वगैरह में कराएंगे। अभी के लिए आज जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। शैली बेटा, एक वैसे ही क्वेश्चन कराया था, टॉपिक जो पहला पढ़ रहे हैं वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। तो बेटा फर्स्ट कंजुगेशन का टाइप होता है नॉर्मल कंजुगेशन। नॉर्मल कंजुगेशन, नॉर्मल कंजुगेशन, इसके अंदर क्या होगा बेटा, एक वन डीएसजी पेयर बन रहा होगा, वन डीएसजी पेयर, जिसको मैं डीएसजी बोलता हूँ, यानी कि रेजोनेंस इतना होगा, दिस, और यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड ओ। तो ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज को मैंने बोला था डी, उसके बाद ये आ गया सिंगल, और फिर मुझे क्या दिख गया, डबल बॉन्ड। तो एक डीएसजी बन रहा है, दिस इज नॉर्मल कंजुगेशन। इसको जब आप एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखोगे तो कंपेयर कर पाओगे कि नॉर्मल क्या होता है और एक्सटेंडेड क्या होता है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन के अंदर ये कंजुगेशन आगे बढ़ जाएगा, ये कंजुगेशन आगे बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सी सी सी, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया बेटे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन ये डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, एक और लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका ये सिंगल और ये डी। अब यहाँ पे कंजुगेशन नॉर्मल कंजुगेशन से लॉन्गर है। नॉर्मल कंजुगेशन के अंदर सिर्फ एक डीएसडी पेयर दिखेगा आपको, इतना ही रेजोनेंस दिख पाएगा, जैसे एक डीएसडी के अंदर इतना हो गया, या फिर इतने वाले पार्ट को बोल सकते हो एक डीएसडी। दिस इज नॉर्मल कंजुगेशन, ठीक है। इससे अगर ज्यादा आपको कंजुगेशन दिखेगा तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन। आपको किस चीज में काउंट करना है, ये डीएसजी लिख के, ठीक है, ये डीएसजी लिख के काउंट कर लोगे। अगर एक डीएसजी मिलेगा तो नॉर्मल कंजुगेशन, इससे ज्यादा मिलेंगे तो बेटा एक्सटेंडेड कंजुगेशन। उसके बाद जो एक और टाइप ऑफ कंजुगेशन आता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेटा क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे C है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव है, और यहाँ पे ये हो गया आपका लोन पेयर CH3, ये ग्रुप हो गया। देखो बेटा इसका अगर ये वाला पार्ट में देखूं, सिर्फ इस वाली साइड का पार्ट देखूं, हाफ लेफ्ट हैंड साइड का, तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहता है, ये वाला बॉन्ड ऐसे करके रोटेट करना चाहता है और ये ऐसे मिल जाएगा। आप इन दो सिचुएशंस को ऐसे देखिए कि फर्स्ट टाइप ऐसा होता कि C डबल बॉन्ड O और सिर्फ CH2 नेगेटिव होता, यहाँ पे एक H लगा हुआ होता, तो हमारा रेजोनेंस कैसे शो करता, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे घूमता, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता, मेरे को स्ट्रक्चर क्या मिल जाता, मेरे को ये स्ट्रक्चर मिलता बेटा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे CH2, एक रेजोनेंस ये मिल जाता। अब दूसरे वाले पार्ट को देखो, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, CH2 नेगेटिव वाली साइड है उसको एक H से रिप्लेस करके ये वाली चीज बना रहा हूँ, ये वाली चीज बना रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेटा ये लोन पेयर आएगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये C हो जाएगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे इस पे डबल बॉन्ड O और CH3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आता, और यहाँ पे H। यहाँ पे अगर ऊपर ये दोनों के दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है तो बेटा आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है, अगर आप वन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे करके ऐसे है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे है। नीचे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे बेटा, ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर दिखाऊं तो बेटा होना ऐसा चाहता है कि ये A साइड और B साइड, ऐसे करके आप इनको बोल लीजिए, ये हो गई C साइड, A साइड और B साइड। रेजोनेंस जो है यहां से फ्लो करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है, ठीक है बेटा। ऐसा जब होता है कि यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो की टक्कर हो जाए तो वो क्या होता है, क्रॉस कंजुगेशन होता है। रेजोनेंस की आपको हमेशा डायरेक्शन दिखेगी, अगर आप ऐसे करके कहीं पे बना रहे हो C डबल बॉन्ड C एंड दिस, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे करके यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे, ऐसे ज्यादा दिखेगा। अगर यहीं पे अगर कोई आपका ऐसा ग्रुप आ जाए कि दिस एंड यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, दिस और ये डबल बॉन्ड C, अब जो है रेजोनेंस यहाँ जाने की बजाय यहाँ पे भी जाना चाहेगा, ये यहाँ पे इस तरह डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में भी जाना चाहता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे रोटेट हो जाए। तो ऐसी जब कंडीशंस आती हैं जब आपके दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शंस काउंसाइड करेंगे तो कैसा कंजुगेशन आएगा बेटा, क्रॉस कंजुगेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे A और B दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन चल के C पे जाना चाहते हैं, इसका जो बेटा इफेक्ट आएगा ना
उसको ऐसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। रेजोनेंस डिक्रीजेस एट साइट ए एंड बी। ए और बी जो बेटा साइट्स हैं, यहां से जो रेजोनेंस चल रहा था ये तो क्योंकि दोनों की टक्कर हुई घट जाएगा, लेकिन दोनों की टक्कर होने की वजह से ऊपर पहले से तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोलेंगे ए और बी के ऊपर रेजोनेंस घट जाएगा और सी के ऊपर, क्योंकि अब दोनों साइड से रेजोनेंस आ रहा है। इस केस के अंदर आपके 1 केस के अंदर एक साइड से आ रहा था, 2 केस के अंदर भी एक साइड से आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से अगर रेजोनेंस इसके पास आ रहा है तो कहते हैं कि सी साइड के ऊपर रेजोनेंस बढ़ जाएगा और ए और बी के ऊपर घट जाएगा। उसका मतलब मैं बताऊंगा कि रेजोनेंस बढ़ना और घटने का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस डिक्रीजेस एट साइट ए एंड बी एंड इंक्रीजेस एट साइट सी। अब इसका ये मतलब है कि रेजोनेंस का इफेक्ट देखो, इस कंपाउंड के अंदर अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा CH2, यहाँ पे आपके पास CH2 नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पे H, अगर ऐसा होता C डबल बॉन्ड O CH3 ये होता, इसके बेटा रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं आप, आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में आपको क्या मिल जाता, डबल बॉन्ड। इसका ये इफेक्ट है। और यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये और ये, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस क्या है, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस है, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस दोनों केसेस के अंदर बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्रॉस कंजुगेशन करोगे तो उस केस में भी क्या आएगा, आपका इफेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। जब बेटा ये ऐसे करके होगा तो ओ दिस एंड, काफी बेटा थोड़ा सा आगे पीछे चल गए, पहले सुन लो जो इतना पार्ट है, फिर आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा इन दोनों भी रेजोनेंस का इफेक्ट यही है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, यहाँ से भी ये और नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने कहा है बेटा कि साइट सी जो है ऑक्सीजन को बोला है, यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ गया है और रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा होगा कि घटा होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आना, और वो इफेक्ट बढ़ चुका है, रेजोनेंस बढ़ चुका है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक और इफेक्ट रेजोनेंस के इस ऑक्सीजन वाली साइट के ऊपर, इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर है वो घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। वो घट जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट बढ़ा हुआ शो करना है, रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है, सिंगल बॉन्ड आना, तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहाँ पे अगर इस वाले केस के अंदर मैं कह रहा हूं ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस बॉन्ड लेंथ इज L एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज M, तो L बड़ा है कि M, आराम से सोचो। सर M बड़ा होगा क्योंकि M के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है और L वाली जगह के ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और हम कह रहे हैं कि रेजोनेंस का इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से नीचे वाली पोजीशन हमें ज्यादा दिखेगी, ये वाला हमको फाइनल जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसके अंदर नीचे वाला स्ट्रक्चर हमें ज्यादा डोमिनेट दिखेगा। तो हमारी बॉन्ड लेंथ कौन सी मिलेगी आपको, M जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल कैरेक्टर है वो ज्यादा मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्रॉस कंजुगेशन के केस के अंदर आपकी बॉन्ड लेंथ ये वाली ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो होगी सिंगल बॉन्ड की साइड ज्यादा मिलेगी कि डबल बॉन्ड की साइड, तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड की साइड ज्यादा मिलेगी। इसके अंदर आपकी अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूछेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज, या बॉन्ड कैरेक्टर पूछे, बॉन्ड कैरेक्टर इज मोर टुवर्ड्स, बॉन्ड कैरेक्टर इज मोर टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज हो गया और इसका सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूं, अब देखो अब क्वेश्चन में जैसे आपको मिला, क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रक्चर देंगे बेटा नॉर्मल का और एक देंगे क्रॉस का। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड O और OCH3 और दिस इज, यहाँ पे ये लगा दो,
मुझे ना बॉन्ड लेंथ बतानी है, ओवरऑल बॉन्ड लेंथ। इसको मैंने m बोल दिया है और इसको l बोल दिया है। बॉन्ड लेंथ मुझे कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड लेंथ इक्वल क्वेश्चन मार्क, क्या करोगे, रेजोनेंस इफेक्ट देखोगे। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे इस वाली बॉन्ड लेंथ का रेजोनेंस इफेक्ट होता है इंक्रीजेस, ये सिंगल से डबल में जाएगी इस रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ये इंक्रीज होता, लेकिन ये ओवरऑल जो है डिक्रीज हो गया क्रॉस कंजुगेशन में जाने की वजह से। तो क्रॉस कंजुगेशन के अंदर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है विच इज द रेजोनेंस इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपको कहाँ पे ज्यादा मिलेगी, मेरे को ये बताना है। क्रॉस कंजुगेशन में नॉर्मल कंजुगेशन के कंपैरिजन में जो भी रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है वो कम दिखेगा। क्रॉस कंजुगेशन में नॉर्मल के कंपैरेटिवली कम दिखेगा एट साइट ए, ये ए वाली साइट है ना। तो क्रॉस कंजुगेशन के अंदर रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में कम दिखेगा, इसका ये मतलब है। तो बताइए रेजोनेंस का इफेक्ट क्या था यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप चलो। नॉर्मल और क्रॉस दोनों के अंदर ही रेजोनेंस का क्या इफेक्ट आता बेटा, इस बॉन्ड लेंथ के ऊपर ये डबल बॉन्ड बनता, ये डबल बॉन्ड बनता CH2 नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके ये वाला बॉन्ड ऐसे रोटेट करके ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता। ठीक है, यहाँ पे क्या आता, C डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया क्रॉस का केस। और नॉर्मल के केस के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मल के केस के अंदर भी सर रेजोनेंस का इफेक्ट यहाँ पे यही है कि और यहाँ पे H लगा दो, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, रेजोनेंस का इफेक्ट यहाँ पे क्या है, राइट डाउन, यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है बोलिए, रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्स बिटवीन द टू कार्बन्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, रेजोनेंस इफेक्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीजेस बिटवीन, इस वाले कार्बन को आप बोल दीजिए कार्बन 1, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, दिस इज ऑल्सो कार्बन 1 एंड कार्बन 2। बेटा यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट ये है कि कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, रेजोनेंस जो होएगा उसकी वजह से। अब ये देखना है कि किसके अंदर रेजोनेंस हमें ज्यादा मिलेगा, किसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा उसके अंदर वो रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा शो होगा। क्या चल रहे भाई मेरे साथ, क्या रेजोनेंस का इफेक्ट समझ में आया कि रेजोनेंस का इफेक्ट कैसे लिखा है। सब लोग सन्नाटे में हो, मेरी आवाज भी आ रही है, आ तो रही है, रेजोनेंस का इफेक्ट लिख पाओगे, बता दो, शुरू से पढ़ना, शुरू से पढ़ा देंगे अपनी क्लास, अपन 3-4 लोग हैं, शुरू से कर लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, इफेक्ट वाला समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा ना, तो देखो ऐसे बोलो ना, बताओ अगर नहीं समझ आ रहा, सन्नाटे में मत बैठो। अभी लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं इस चीज को। ओके, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H लगा लीजिए, और या फिर कुछ भी लगा लीजिए जो आपका मन करे, जिसके अंदर रेजोनेंस ना दिखे, बस ऐसा कुछ लगा लिया। ठीक है, हेलो हेलो, I'm in a meeting, I'll call you back later. या ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नॉर्मल कौन सा और क्रॉस कौन सा है, सबसे पहले ये बताओ, विच इज नॉर्मल कंजुगेशन, विच इज क्रॉस कंजुगेशन, दिस इज लेफ्ट, सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है, राइट वाला क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, और बेटा ये वाला क्या है, नॉर्मल कंजुगेशन। ठीक है, नॉर्मल कंजुगेशन।
दोनों केसेस के अंदर हम रेजोनेंस करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, दोनों केसेस के अंदर रेजोनेंस करा के देखते हैं क्या होता है। इस वाले केस के अंदर बेटा जब लेफ्ट वाले का मैं रेजोनेंस दिखाऊंगा CH2 नेगेटिव, ये H हो गया, यहाँ पे बेटा ये वाला बॉन्ड ऐसे करके रोटेट करेगा और ये वाला ऐसे से रोटेट करेगा। अगर रोटेट करना समझ में ना आता हो तो ऐसे कर लो कि अगर ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ के दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा हूँ तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये प्लस माइनस, जहाँ पे कार्बन के प्लस माइनस है, 1 कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, ये दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या कर लेंगे बेटा, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। मुझे कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे CH2। ठीक है, क्या रेजोनेंस आने की वजह से कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस ने क्या इफेक्ट दिखाया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस होने की वजह से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया? यस सर। ठीक है, अब क्रॉस की साइड देखते हैं, क्रॉस की साइड रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है। क्रॉस को देखोगे, क्रॉस के केस में CH2 वही चीज होगी, वही चीज होगी एग्जैक्टली, क्योंकि हम इसको तो साइड में रख रहे हैं, हमें कंपेयर कौन से करने हैं, हमें जो सिमिलर चीज दिख रही है वहीं पे हम कोई कंपैरिजन कर पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी ये वाली चीज घूम के मेरे को ये स्ट्रक्चर दे देगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे देगी, और ये कोई फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऑक्सीजन की साइड से रेजोनेंस होके भी मिलेगा, इस वाली साइड से रेजोनेंस होके भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, क्योंकि मैं तो कार्बन 1 और कार्बन 2 की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं इसके नॉर्मल और क्रॉस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखूंगा। तो नॉर्मल का मैं बना के देख चुका, अब मैं इसका क्रॉस का बना के देख रहा हूँ कि क्रॉस के अंदर क्या होता है रेजोनेंस कराने से। क्रॉस के अंदर बेटा यहाँ पे क्या आ गया, CH2, यहाँ पे भी रेजोनेंस का इफेक्ट सेम है, यहाँ पे भी वही रेजोनेंस का इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2। क्या यही इफेक्ट है यहाँ भी? यहां तक बोलो, रेजोनेंस इफेक्ट लिख पाए? यस सर। ठीक है, अब देखो ये कौन सी साइट है जो मैंने ऐसे करके बोली थी, दिस इज C, दिस इज A और दिस इज B। ये A साइट है, मैंने जो ऊपर लिखा है कि रेजोनेंस जो होगा घट जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन में घट जाएगा एट साइट A। क्या ऊपर ऐसा लिख रखा है, ये देखो, इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। अगर क्रॉस कंजुगेशन आ जाता है तो रेजोनेंस डिक्रीजेस एट साइट A एंड B। तो ये साइट A और B क्या थी बेटा, साइट A और B यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर करके दिखाया था A। तो हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहा है उसके अंदर हम A साइट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब क्रॉस कंजुगेशन आएगा तो उसके अंदर रेजोनेंस घट जाएगा। किसके कंपैरिजन में देखोगे आप, घटना मतलब नॉर्मल के कंपैरिजन में देख रहे होगे। तो A साइट जो है वहां पे रेजोनेंस आपका कम होगा इन क्रॉस कंजुगेशन। हिंदी में लिख लो, ए साइट पर कम रेजोनेंस दिखेगा, कम रेजोनेंस दिखेगा इन केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल कंजुगेशन, एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल कंजुगेशन। ए साइट के ऊपर कम रेजोनेंस का इफेक्ट दिखेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल इन क्रॉस। ठीक है, रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है, डबल बॉन्ड आना। तो डबल बॉन्ड किस में ज्यादा दिखेगा बेटा, नॉर्मल में कि क्रॉस में, बोलो? सर क्रॉस। क्रॉस में डबल बॉन्ड ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा? वेयर इज मोर डबल बॉन्ड, वेयर इज मोर डबल बॉन्ड, आराम से सोचो, मोर डबल बॉन्ड नॉर्मल और क्रॉस, किसके अंदर डबल बॉन्ड आपको ज्यादा दिखेगा? नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर दिखेगा। नया देखो बेटा, नॉर्मल के अंदर क्या होगा, आपका रेजोनेंस का इफेक्ट क्या लेके आना चाहता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, रेजोनेंस जो है वो आपका डबल बॉन्ड लेके आना चाहता है। नॉर्मल के अंदर आपको ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा डबल बॉन्ड मिलेगा। क्रॉस के अंदर आपको कम रेजोनेंस मिल रहा है, इसका मतलब कम डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? रेजोनेंस
दोनों ही जगह, नॉर्मल में भी और क्रॉस में भी डबल बॉन्ड लेके आना चाहता है, लेकिन रेजोनेंस कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल के अंदर, तो वहां पे वो ज्यादा डबल बॉन्ड ला पाएगा। तो डबल बॉन्ड मुझे किस में ज्यादा मिला? डबल बॉन्ड कैरेक्टर मुझे ज्यादा मिला नॉर्मल के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मोर इन नॉर्मल देन क्रॉस, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में मेरा क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, नॉर्मल केस में या क्रॉस केस के अंदर? बॉन्ड लेंथ क्रॉस। क्रॉस के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड वीकर है। जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल रही है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल की ज्यादा होती है। तो जहां पे आपको डबल बॉन्ड ज्यादा कैरेक्टर मिल रहा है, वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बेटा बॉन्ड लेंथ जो आपको ज्यादा मिलेगी वो मिलेगी क्रॉस में। क्या समझ में आया पूरा क्वेश्चन? यस सर। इन स्टेप्स को क्लास खत्म होने के बाद चाहे रिकॉर्डिंग देख के एज इट इज लिख लो कि नॉर्मल के लिए रेजोनेंस का इफेक्ट लिखो, क्रॉस के लिए रेजोनेंस का इफेक्ट लिखो। फिर ये देखो कि जिस साइट के ऊपर आप कंपेयर कर रहे हो वहां पे रेजोनेंस बढ़ता है कि घटता है। रेजोनेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या आंसर मिलेगा, घटता है तो उसकी वजह से क्या आंसर मिलेगा, ऐसे करके कंपेयर करना है। क्या ठीक है? यस सर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज लाइक रेजोनेंस, बस फर्क ये है हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे जब आप रेजोनेंस दिखाते हो तो वहां पे जो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम होता है, वो एज इट इज सेम रहता है, उसके अंदर से कोई भी एटम बाहर नहीं होता, रेजोनेंस के अंदर हो जाता है। तो इसको बोलते बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके अलग अलग जगह के हम कैरेक्टर देखेंगे और अलग अलग जगह के ऊपर उसको कैसे यूज करना है ये देखेंगे। सबसे पहले तो बात बेटा फाउंड इन आर कार्बोकटाइन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल्स। इन तीन केसेस के अंदर मुझे हाइपर कंजुगेशन देखने मिलेगा जनरली। एक और केस होता है कार्बो अनायंस का, जो बहुत रेयर होता है तो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो बेटा कार्बोकटायन के अंदर पढ़ते हैं HC इन कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का अब तक आपको हल्का सा आइडिया हो, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना कहलाता है कार्बोकटायन बनना। बेटा ये हो गया आपका कार्बन, और यहाँ पे ये क्या आया CH2 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। अल्फा कार्बन इन कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के अंदर बेटा अगर आपको अल्फा कार्बन बोलना है तो वो क्या होगा, कार्बन नेक्स्ट टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन है, 1 या 2? नेक्स्ट टू पॉजिटिव चार्ज। हु इज अल्फा कार्बन? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? 2। 2, तो 2 इज हेयर अल्फा कार्बन। क्या आप अल्फा कार्बन पहचान पाओगे अगर कहीं भी मैं आपको कार्बोकटायन है तो पॉजिटिव 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 टेन टेन टेन, यहाँ पे आपको कितने अल्फा कार्बन दिखेंगे बताओ, नंबर ऑफ 3। अल्फा कार्बन कितने? 3। 3 दिखेंगे बेटा, एक ही सर अल्फा 2। कार्बन। हाँ 3 दिखेंगे, एक सर 2, 2। नीचे वाला नहीं है, इससे नेक्स्ट है ना। हाँ सर। 3 अल्फा कार्बन दिखेंगे, यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा कार्बन। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद बोलेंगे अल्फा H इन कार्बोकटायन। अल्फा H कितने होंगे? अल्फा H, तो अल्फा H होंगे बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन sp3 अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आपने अल्फा कार्बन बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे 3 है, लेकिन अगर अल्फा H देखने बेटा तो अल्फा H हम किनको मानेंगे? अल्फा H उनको मानेंगे कि जितने भी आपने अल्फा कार्बन चूज किए थे उनके अंदर से जो sp3 कार्बन है उनके ऊपर जो जो H प्रेजेंट है बेटा वो अल्फा H में काउंट होंगे। अगर sp3 कार्बन के ऊपर H लगे हुए हैं और वो अल्फा कार्बन है तो वहां पे जितने H लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्फा H हो जाएंगे। ठीक है, अभी रीजन समझ में आएगा कि sp3 क्यों होता है। क्या अल्फा H गिन पाओगे? अगर मैं यहाँ पे ये हो गया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज बेटा, एंड दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ पे CH3 लगा दिया 1 2 3, और यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे 1 2 3 H हो गया, और यहाँ पे CH3।
मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ अल्फा एच, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा एच किन के बताइए। कैसे करोगे? सबसे पहले अल्फा कार्बन पहचानोगे, उनके अंदर से हाँ कितने, 6 अल्फा एच बता रहे हो, ठीक है। अभिनव एंड शैली बताओ बेटा अल्फा एच कितने इसके अंदर। स्टेप वन फाइंड अल्फा कार्बन। सर 9 कैसे है बेटा? अच्छा कार्बन की अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो कार्बन की नंबरिंग कर 1 2 3 4 5 और 6, तो बेटा किस किस कार्बन के ऊपर आप अल्फा एच मान रहे हो? सर एक तो फर्स्ट पे ठीक है, सर सिक्स्थ पे ठीक है, सर फिफ्थ वाले पे मान रहे हो तो उसके 9 ठीक है। तो उसके केस के अंदर आप अल्फा एच मान रहे हो, ओके। रेजोनेंस से यहाँ पे अल्फा एच आ जाएगा वैसे। सर इन तीनों की तो sp3 है। किस पे? इन तीनों पे sp3 है, बट बेटा ये अल्फा एच नहीं है, बेसिकली ये अल्फा एच नहीं है। अल्फा कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन तो 3 है ना। हाँ 3 है। अल्फा कार्बन 3 है, 1 6 और 3, ये 3 लोग अल्फा कार्बन है, तो इनके ऊपर लगे हुए एच मेरे अल्फा एच होंगे, ठीक है। यहाँ पे लगे हुए एच मेरे क्या? sp3 भी तो देखना है। हाँ तो sp3 देखा ना कि मेरे जो थर्ड वाला कार्बन है वो sp3 नहीं है, ये वाला sp2 है। तो टोटल अल्फा एच जो नेहा ने बताए थे वही है, अल्फा एच इक्वल 6 है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा एच इक्वल 6 है। तो अब आगे अल्फा एच क्या है, इसका काम क्या आएगा वो देखना है हमने, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन अब देखेंगे कि अल्फा एच गिन पाओगे? यस सर। सर sp2 की टिक के बता दे। क्या चीज? sp2 कैसे पता चला? sp2 बेटा अगर किसी कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है, इफ कार्बन हैज 1 डबल बॉन्ड, ये कार्बन है 1 डबल बॉन्ड, तो इट इज sp2। इफ इट हैज 0 डबल बॉन्ड इट इज sp3। और इसके पास अगर 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? sp, ठीक है। अगर कभी भी देखना तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। यस सर। ठीक है चलो, ये हो गई हाइपर कंजुगेशन के अंदर अल्फा एच हमने गिन लिए, अल्फा एच गिन लिए। उसके बाद बात आती है बेटा कि हाइपर कंजुगेशन कैसे शो होगा। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे सी एच एच एंड एच, और यहाँ पे बेटा CH2 आपका पॉजिटिव चार्ज है। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है ये घूम जाता है, जबकि आपके रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, हमेशा आप डबल बॉन्ड्स को रोटेट कर रहे हो। तो कभी भी अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा किसी सिंगल बॉन्ड को मैं रोटेट करके उस बॉन्ड को खत्म कर दूं। हाइपर कंजुगेशन के अंदर एच के साथ जो ये बॉन्ड होता है इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड घूमेगा तो बेटा क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर, अच्छा ये एच ना इस डायरेक्शन में नहीं, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स अपन दे के जाएगा, तो दिस रोटेट्स लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसका बॉन्ड क्या हो चुका है, फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बचा हुआ H और H एज इट इज बच जाएगा। हाइपर कंजुगेशन से क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा आपको, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा H H H H डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर अब तीनों एच आपके सिमिलर हैं तो तीनों लीव कर सकते हैं, ठीक है। अगले में क्या करेंगे, इस वाले पे ऐसे करके रिमूव कर देंगे। इससे क्या मिलेगा बेटा मेरे को, इससे एक स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर ये वाला एच बाहर है और ये क्या हो गया डबल बॉन्ड, और जब ये बाहर होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो जो बाहर होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH2, और यहाँ पे ये वाला एच सलामत और ये वाला एच सलामत। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसके अंदर ये वाला एच ऐसे घूमेगा, तो वो कैसा दिख जाएगा, वो ऐसा दिखेगा कि ये वाला एच बाहर किया है एच एच और CH2 और इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज।
अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे इस कंपाउंड का कैसा दिखेगा, तो क्या बेटा ऐसा दिखेगा। फ्रेम बना लो सबसे पहले, जो रियल फ्रेम है। सी, यहाँ पे जो है एक सिंगल बॉन्ड हमेशा रहता है, तो ये रियल बॉन्ड शो कर देंगे। यहाँ पे CH2, इनके अंदर कोई चेंज नहीं, इसके अंदर ये बॉन्ड हमेशा रहता है और ये वाला बॉन्ड पार्शियली आता है। एक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है ऐसा बॉन्ड और बाकी के 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा होगा यहाँ पे। तो बेटा बाकी के H के अंदर हम क्या शो करेंगे, ऐसे करके पार्शियल सिंगल बॉन्ड शो कर देंगे, पार्शियल सिंगल बॉन्ड शो कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या डेल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज। बेटा ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखो, उसके अंदर जो आपका कार्बोकटायन था उस कार्बन के ऊपर कंप्लीट चार्ज था, कंप्लीट पॉजिटिव। सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग नहीं बेटा, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, कभी भी आपका कोई भी एटम स्ट्रक्चर से सिग्मा बॉन्ड तोड़ के नहीं निकलेगा, उसके अंदर एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपके जो भी मतलब स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस के अंदर कभी भी आपका कोई भी एटम बाहर नहीं होता। यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख रहे हो, वो पूरा का पूरा अपना सिग्मा बॉन्ड खत्म करके उस कंपाउंड से अलग ही हो गया, ठीक है। तो ये फर्क होता है हाइपर कंजुगेशन में और रेजोनेंस में। यहाँ पे जो हाइब्रिड है बेटा, इस हाइब्रिड के अंदर जो है आपके कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जबकि जो हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर उठाया था उसके हाइब्रिड के अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और जो ओरिजिनल हमारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो क्या हाइपर कंजुगेशन की वजह से बेटा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज डिक्रीज्ड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं। हाइपर कंजुगेशन हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज घट गया, क्या ये बात सही है। यस सर। तो क्या हाइपर कंजुगेशन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, क्या हाइपर कंजुगेशन इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, अगर इसने इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया। सर बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, अगर किसी भी चीज के ऊपर से उसका चार्ज आप कम करके दिखा रहे हो तो आप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो हाइपर कंजुगेशन डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कार्बन एंड इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी। तो अब देखो एक और चीज है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आए बेटा इसके, 3 आए, यहाँ पे 3 आए, यानी कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। बोलो क्या सही है ये बात। सर जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा बेटा आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलने लग जाएंगे और उतनी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होती है, ये लॉ समझ लो कि ये डेटा है, और इसको इंप्लाई किससे करते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा मेरे को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बेटा एक क्वेश्चन इसके अंदर हम करके देखें, एक क्वेश्चन ऐसा कि दिस इज दिस CH3 and let it be H. This is A structure beta, this is B structure, CH3 positive, okay, और इसके ऊपर 2 H लगा दो, this is B, and यहाँ पे इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा H, CH2 CH2 विच इज मोर स्टेबल बेटा। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको ABC में से, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। यहाँ पे ये कर दीजिए CH3 आएंगे, यहाँ पे टर्मिनेटिंग CH3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे ये CH3 हो गया, ठीक है। इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा मिलेगा आपको बताइए। कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ अल्फा एच गिनो सीधे सीधे, नंबर ऑफ अल्फा एच। सर हाँ जी, ACB। AC एंड B, ठीक है। क्योंकि A के अंदर बेटा आपके अल्फा कार्बन कितने हैं, 6 हैं। A के केस के अंदर हमारे 6 अल्फा कार्बन है, यस B सर। के केस के अंदर हमारे 3 अल्फा कार्बन है, और C के केस में 5 अल्फा कार्बन है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, A इज मोर स्टेबल देन C विच इज मोर स्टेबल देन
बी। ठीक है, तो क्या हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया कार्बोकेटायन का? यस सर। कार्बोकेटायन का हाइपर कंजुगेशन हो गया। उसके अलावा भी कई जगहों पे हाइपर कंजुगेशन होता है, देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। नो सर। ओके, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन। अल्कीन, तो अगर बेटा ये मेरा अल्कीन है सी सी, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन होंगे? अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड क्या है? ये दोनों तो डबल बॉन्ड के अंदर ही आ रहे हैं, तो इससे नेक्स्ट कौन है? इससे नेक्स्ट बेटा ये और ये कार्बन क्या हो गए मेरे? अल्फा कार्बन। तो अल्फा एच कौन से हो जाएंगे? अल्फा एच कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन ऑन sp3 अल्फा कार्बन्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि इसके अंदर, इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं इसके H शो कर रहा हूँ कि CH3 है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक H आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। अल्फा कार्बन बेटा मेरे दो अल्फा कार्बन ये हो गए। नंबर ऑफ अल्फा H कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अल्फा H इक्वल क्या 6 हो जाएगा? क्या सर नंबर ऑफ? 6। बिल्कुल ठीक है, तो अल्कीन के अंदर भी आप अल्फा एच काउंट कर पाओगे। अब अल्कीन के अंदर जो है मेरा हाइपर कंजुगेशन कैसे शो होगा ये देख लेते हैं। तो बेटा अल्कीन के केस में क्या करेंगे, आप ये लीजिए, ये अल्कीन हो गया आपका सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे आप एक एच शो कर लो, ये हो जाएगा सी एच एच एंड एच, और यहाँ पे क्या लगे हुए थे? CH2। अल्कीन के केस में क्या होगा बेटा? फिर से वही चीज करके दिखानी है। यहाँ पे ये होगा और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे करके रोटेट हो जाएगा। जैसे ये रोटेशन आएगा तो बेटा इस वाले कार्बन के ऊपर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा। ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर मेरे को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो इसका कंक्लूजन जो मिलेगा, इसका कंक्लूजन मुझे ऐसा मिलेगा कि मेरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा बेटा, CH2 नेगेटिव, दिस इज H, इस वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसका जो ये H है ये बाहर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, दिस एंड दिस। क्या इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा? हाँ जी, क्या इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है? बना पाओगे? समझ में आया कौन कौन से बॉन्ड घुमाए? हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके कार्बन पे चला गया, कार्बन नंबर इसको बोल रहा हूँ, दिस इज कार्बन नंबर 1। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपने, हाँ जी बोलिए नया। हाँ इसमें भी वही होगा, इसके अंदर भी वही होगा, जितने अल्फा एच उतने ही आपके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतने ही इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आप ये भी शो कर दो। अब बाकी लोगों का, एक तो ये हो गया, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर, इस वाले 1 को मिटा देता हूँ, दिस इज HC1। दूसरा HC बनाओगे तो यहाँ पे ये वाला H निकाल चुके, इस वाले को बाहर कर दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, इसको कंप्लीट बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। ये क्या हो गया आपका? HC2 हो गया, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 2 हो गया बेटा। अगर आपको HC3 दिखाना है तो नीचे वाले हाइड्रोजन को मिटा दो, यहाँ पे ये हो गया H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, और ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे H और H। ये क्या मिल गया आपको? HC नंबर 3। यहाँ पे अगर अल्फा कार्बन देखोगे तो ये वाला कार्बन था, ये डबल बॉन्ड वाले आपके कार्बन थे, तो एक ही अल्फा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट था, उसके ऊपर 3 H प्रेजेंट थे, तो हमने 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लिए बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन, अल्कीन सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जिसके अंदर, सर मतलब अल्फा एच। हाँ डायरेक्टली लिख लो नंबर ऑफ अल्फा एच के, डायरेक्टली लिख लो नंबर ऑफ अल्फा एच के। बस ये याद रखना कभी जल्दबाजी के अंदर sp2 के H मत गिन लेना, हमेशा ध्यान रखना। देखो आपको ना जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कौन sp2 में। sp3 की सिंपल सी पहचान है, उसके ऊपर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कभी जल्दबाजी में अल्फा कार्बन देख के उसके H मत गिन लेना sp2 का होते हुए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा कि मेरा A जो है वो ये स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
Okay, my B structure is A, and here comes B जो है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसको ना अब नोट डाउन जरूर करना। CH3 CH these two seem similar, this is बेटा cis and this is trans। जरा सोचिए कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर आप अटक जाओ सर दो के अंदर अल्फा एच सेम है तो बता देना, उसके बाद की बात मुझे बता देना। मुझे ये बता दो कि लीस्ट स्टेबल कौन होगा, सबसे कम कौन स्टेबल होगा? सर ए जो होगा सबसे कम स्टेबल होगा, बिल्कुल ए जो होगा वो सबसे कम होगा। अब सबसे ज्यादा कौन है इसके अंदर सोचना बेटा, इसके अंदर अल्फा जो है अल्फा एच इक्वल 3 है, यहाँ पे बेटा अल्फा एच इक्वल 6 होता है और यहाँ पे अल्फा एच इक्वल 6 होता है। तो लीस्ट तो ए हो गया, दैट इज फाइन, लीस्ट हो गया ए। स्टेबिलिटी में कम, सबसे कम हो गया बेटा ए। बेटा सिस क्या होता है, देखो जब आप पे डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड के अंदर बेटा आपको याद होगा कि sp2 जो कार्बन होता है, sp2 कार्बन होता है, उसका कैसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों के ये ट्राइंगल्स होंगे, ये इनके ट्राइंगल्स होंगे जिसके अंदर इनने बॉन्डिंग कर रखी है। तो बेटा इसके अंदर अगर मैं बॉन्डिंग दिखाऊं दिस, तो यहाँ पे सिस का मतलब होता है बेटा दोनों के दोनों CH3 एक साइड होंगे, दोनों के दोनों CH3 एक साइड होंगे, दिस इज सिस स्ट्रक्चर, दिस इज सिस स्ट्रक्चर। ये आपके sp2 कार्बन है, दिस इज सिस स्ट्रक्चर। और बेटा अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, हालांकि आप इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म में और भी डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे जो है एक CH3 इस तरफ होगा और एक वाला CH3 इस तरफ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। बेटा इसके अंदर जो है ये दोनों के दोनों CH3 नजदीक है, इनके टक्कर मारने का चांस है। इसके अंदर ये दोनों दूर है, इनके टक्कर मारने का चांस कम है। ठीक है, तो किसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, जहां पे टक्कर हो रही है कि जहां पे टक्कर नहीं हो रही? रिपल्जन बोल सकते हो आप इस टक्कर को, रिपल्जन। स्टेबिलिटी कहां ज्यादा मिलती है आपको, रिपल्जन के केस में कि नॉन रिपल्जन के केस में? कभी सुना इस बारे में? नॉन रिपल्जन में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। दिस इज बेटा ट्रांस स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रांस स्ट्रक्चर, जो कि मैंने सी से मार्क किया है, इसको मैंने डी से मार्क किया। तो बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? देखो अल्फा एच से तो आपका लॉजिक खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो बराबरी मिल गई, फिर हमको कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि ऐसा होता है। तो किसके अंदर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, बी में कि सी में? ए वाले में। नहीं, ए तो अल्फा एच इक्वल 3 हो ही गया। अल्फा सबसे पहले क्या देखा आपने, हाइपर कंजुगेशन, और इनके अंदर 6 है, तो उसकी तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, क्योंकि उसके अंदर 3 अल्फा एच थे, वो तो आपने पीछे लगा दिया। उसके बाद जो 6 वाले थे उनके अंदर आपने देखा कि हाइपर कंजुगेशन थे, तो इनकी स्टेबिलिटी सेम आ रही है। ठीक है, वो ए से तो ज्यादा है ही ऑब्वियसली। इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, रिपल्जन से। जो हमारा बी होगा उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट के आएगी सी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सी। सी वाला। बिल्कुल बेटा, उसके बाद बी एंड देन ए। तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन हो गया। उसके बाद बेटा हाइपर कंजुगेशन किस में आता है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पता है क्या होता है आपको? फ्री सर, हाँ जी सर मतलब कि ट्रांस की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है सिस से। हाँ जी, ये लिख लो चाहे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। हालांकि ये ट्रांस सिस क्या होता है, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी मैंने अभी तो आपको सिंपली बता दिया कि इसके अंदर अपोजिट में दिखेंगे, इसमें एक साइड में दिखेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, वहां पे और भी आपको डिटेल में ट्रांस सिस पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आप ये लिख सकते हो बेशक कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, तो रिपल्शन कम है इसलिए ना। हाँ ट्रांस के अंदर बेटा रिपल्जन कम है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल मिलेगा। सर स्टीरियो 12th में है। स्टीरियो बेटा 12th में, स्टीरियो 12th में। ओके सर। ठीक है, चलो फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई कोई जानता है फ्री रेडिकल, कभी सुना है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो बेटा वो फ्री रेडिकल होगा। एग्जांपल क्या है, ये कार्बन है बेटा आपका, इसके पास टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं, सबको पता है। तो इसने 3 ऑर्बिटल के अंदर तो बॉन्डिंग कर रखी है और यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो अगर मैं कार्बन का फ्री रेडिकल दिखाऊं तो उसके एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स के अंदर इसने बॉन्डिंग कर रखी है। क्या कोई बता सकते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? कितना चार्ज आएगा बेटा इस कार्बन पे? एनीवन? अच्छा टोटल -3 माइनस? 3 ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप क्या देखते हो, अगर कभी भी आपको चार्ज देखना है, मैंने पहले भी बताया होगा, आप देखो कि उसके बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, जितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन। सर 3। 3 चार्ज बता रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ, अभी आगे इसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। कार्बन के पास जब उसकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अराउंड? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कोई बॉन्डिंग नहीं होती 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके अराउंड। यस सर। तब वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है? सर न्यूट्रल। तो अब ये न्यूट्रल। कैसा होगा? अब भी तो इसके अराउंड 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके नजदीक। इस बॉन्ड के अंदर भले यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, लेकिन इसके नजदीक वाले देखते हैं, बॉन्ड के अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर काउंट करते हैं नजदीक में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। बाकी जो इसके ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर या सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको काउंट करते हैं इसके नजदीक वाला में। तो कितने हो गए इसके नजदीक? 4। 4। ओरिजिनली कितने होते हैं? 4। तो चार्ज कितना होगा? 0। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके राउंड, अगर इस वाले ऑर्बिटल के अंदर में एक ना रख के दो इलेक्ट्रॉन्स रख देता, लोन पेयर रख सकता हूँ ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देता तो कितना चार्ज आता? -1। सर न्यूट्रल। -1। -1, ठीक है। और अगर मैं इस ऑर्बिटल को खाली रख देता ऐसे करके, इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और ये ऑर्बिटल मैंने खाली रख दिया, तो कैसा चार्ज आता? +1। +1। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। क्या समझ में आ गया कैसे चार्जेस देखने होते हैं? यस सर। ठीक है, हमेशा ऐसे ही देखते हैं, कोई भी एटम, नॉट जस्ट कार्बन, कहीं पे भी आपको ऐसे ही देखना होता है। बॉन्ड के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करो नजदीक वालों में, और उसके ऑर्बिटल के अंदर अगर लोन पेयर फ्री रेडिकल कुछ भी है उनको आप दोनों को काउंट करोगे, सारों को काउंट करोगे, जितने भी उसके अंदर बिना बॉन्डिंग के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का बेटा स्ट्रक्चर ऐसे शो करते हैं कि दिस इज द फ्री रेडिकल, दिस इज द फ्री रेडिकल। इसको ऐसे एक डॉट करके शो कर देते हैं, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H, दिस इज ए फ्री रेडिकल। अगर बेटा मेरे को हाइपर कंजुगेशन दिखाना है फ्री रेडिकल में, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक कार्बोकैटायन। किसके जैसा? लोन पेयर। इट इज मतलब लोन पेयर जैसा नहीं है। लोन पेयर के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हो लोन पेयर जैसा। लोन पेयर के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ओके सर। ठीक है। और क्या है कि अगर मान लो कहीं पे आपका ये है कार्बन CH और CH, इसके पास ये फ्री रेडिकल होने का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखो, इसके पास ऐसा ही कोई और फ्री रेडिकल आ जाए, ऐसा कोई और फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो इसके साथ क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये दोनों अपने इस ऑर्बिटल के अंदर एक बॉन्ड बना लेंगे। ये कैसा दिखेगा फिर आपको? ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा। 2 फ्री रेडिकल्स आके मिलके चिपक जाते हैं, अपने बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये लोग कंबाइन हो जाते हैं। जबकि अगर आपके कहीं पे लोन पेयर्स हैं तो वो कंबाइन नहीं हो सकते, लोन पेयर्स कंबाइन नहीं हो सकते। लोन पेयर वाले केस के अंदर क्या हो सकता है कि आपका एक जगह लोन पेयर हो और एक आपको खाली ऑर्बिटल मिले, तब ये होता है कि ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और फिर ऐसे करके रेडिकल टाइप बनेगा और ये दोनों मिलके बॉन्डिंग कर लेंगे। तो लोन पेयर को अगर बॉन्ड बनाना है किसी के साथ तो उसे क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। और अगर आपके फ्री रेडिकल को बनाना है तो उसे दूसरी जगह पे क्या चाहिए? फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन ये कैसे शो करेगा। तो बेटा CH यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल के अंदर मान लो इसका फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H। शॉर्ट में लिखा हुआ है CH3 CH2 रेडिकल, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल बेटा कार्बोकैटायन की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या होगा, अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और एक इसको दे जाएगा, एक इसको दे जाएगा। जब जैसे ये इसको दे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। ये हाइड्रोजन बाहर हो गया अपना रेडिकल लेके, तो ऐसा होगा बेटा, इसके ऊपर आ जाएगा एक फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन बाहर हो गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। ये हो गया अपना कार्बन। इसके पड़ोस में क्या है? एक और रेडिकल बैठा हुआ है, ठीक है, उसके अपने 2 बॉन्ड है H के, वैसे करके मैंने शो कर दिया। क्या ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे? क्या ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे? और मुझे फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा कि ये बन गया है ये चीज CH2 CH2, ऊपर ये आपका हाइड्रोजन,
ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका रेजोनेंट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बेटा आपको कैसा मिल जाएगा, डबल बॉन्ड दिखाने बस CH2, यहाँ पे इस वाले रेडिकल को उड़ा दो और यहाँ पे CH2 दिखा दो। उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, फिर से वही कर दो, ठीक है, CH2 लिख दो और अब की बार ये नीचे वाला एक रेडिकल उड़ा दो, ठीक है, और उसके बाद एक और बनेगा, उसके अंदर क्या करो, यहाँ पे H दिखा दो, CH ऐसे करके शो कर दो। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज कार्बोकटायन की तरह। इसके यस अंदर सर। तीन आपके रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे, तो उतने ही आएंगे जितने यहाँ पे अल्फा एच प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी अल्फा एच वैसे ही देखने, रेडिकल से जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अगर वो sp3 है तो उसके एच अल्फा एच। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच थे, मैंने 3 अल्फा एच से 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, दैट्स इट। तो यही है, फ्री रेडिकल इज एग्जैक्टली सिमिलर लाइक कार्बोकटायन। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा यस ये और लिख लीजिए कि फ्री रेडिकल इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय, फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, एक ये बात हो गई, एंड स्टेबिलिटी directly proportional to number of hyper conjugating structures which is directly proportional to number of alpha H। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते बेटा। चलो तो अब बात करते हैं कि कार्बोकटायन क्या होता है। आपका इतना कार्बोकटायन पढ़ने के बाद कार्बोकटायन पढ़ रहे हैं, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन बेटा अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर है, पीछे आर कुछ भी लगा हुआ, पीछे आपकी कार्बन की चेन वगैरह बनी हुई है और इसके ऊपर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या आपका कार्बोकटायन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जल्दी से, कार्बन के नजदीक कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो इसके ऊपर चार्ज कितना है, समझ में आ रहा है क्यों है? यस सर, +1 चार्ज होगा। और कई बार देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है, उससे आप चार्ज निकाल रहे हो। यहाँ पे जैसे आपको ये स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे जैसे आपको ये स्ट्रक्चर मिला कि यहाँ पे दिस इज आर, दिस इज दिस पॉजिटिव, ठीक है, तो मैंने ये तो आपको दिखाया नहीं, आपको ये पता है कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, आपको ये दिख गया कि इसके अंदर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन चौथे के अंदर मैंने सिर्फ आपको चार्ज शो कर रखा है, मैंने नहीं बता रखा उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है। तो कई बार आपने पहले क्या किया था, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता थे, उससे नेट चार्ज पता लगाया था, नेट चार्ज पता लगाया था पीछे, है कि नहीं है? मैं ऐसे करके आपको दिखा रहा था कि देखो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको इसके शो कर दिए, अब आप इसका चार्ज बताओ। तो पहले क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता थे, उससे मैंने नेट चार्ज पता लगाया था। अब की बार जो है मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे शो नहीं कर रखे। अब की बार मैं क्या करूंगा, चार्ज पता है मुझे, नेट चार्ज पता है, उससे मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, अगर मेरे ऊपर नेट चार्ज आ रहा है +1, इसका मतलब कार्बन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके नजदीक प्रेजेंट होंगे। क्या सही बात है? यस सर। यहाँ पे हम चार्ज देख के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर अगर कोई पूछे कि इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला आपको खाली मिलेगा और इसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। ये तो हो गया चार्ज के लिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब काउंट कर रहे होते हैं, एक और चीज होती है, ऑक्टेट के लिए जब काउंट करने होते हैं, जब हम ऑक्टेट के लिए काउंट करेंगे तो हम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट के लिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो फॉर द ऑक्टेट इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बताओ? 3 बॉन्ड प्रेजेंट है सर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इसको ऐसे लिख देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक है, और जब फॉर चार्ज देख रहे होते हैं तब आप बॉन्ड के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल के अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने होने चाहिए बताइए? सर 2। कितने? 2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली टोटल 8 होने चाहिए। सो इसका लिखेंगे बेटा ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, शॉर्ट बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ओके, इसकी वजह से ये क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड प्लस
नंबर ऑफ लोन पेयर्स। लोन पेयर। बेटा 3 मेरे सिग्मा बॉन्ड्स है तो sp2 एक s होगा और 2 p आपके हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे होंगे। ठीक है जी, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसी होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। क्या सही बात? यस सर। ठीक है, अब एक चीज लिखते हैं, स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय, स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय प्लस m ग्रुप प्लस h ग्रुप एंड प्लस I ग्रुप्स। ठीक है, इससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या समझ में आता है क्यों बढ़ेगी? ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। बोलो है कि नहीं है? अरे भाई कहीं पे सर ये ये प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन है। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, इसको हाइपर कंजुगेशन लिख लो। एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन माइनस एच भी होता है लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा है, तो हमारे लिए तो एक ही मतलब बची है उसका, प्लस एच। ठीक है जी, हाइपर कंजुगेशन प्लस m ग्रुप, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये हो गया CH3, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH। OH कैसा ग्रुप है बेटा? प्लस m की माइनस m, जल्दी बोलो, ये सर याद नहीं किया अब माइनस तक। OH इज माइनस m ग्रुप। जब तक तुम लोग वो ऑर्डर याद नहीं करोगे ऑर्गेनिक कभी भी तुम्हें सगी नहीं लगेगी। बताओ OH कैसा ग्रुप है, प्लस m की माइनस m? सर प्लस एम। प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m का ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कि विड्रॉ करता है? रिलीज। इलेक्ट्रॉन रिलीज सर करता है, रिलीज। प्लस m के ग्रुप्स बिल्कुल रिलीज करते हैं। तो ये रिलीज करेगा तो इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से? सर बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो प्लस m ग्रुप्स क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बेटा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर इसका उल्टा, अगर मैंने यहाँ पे कोई माइनस m का ग्रुप लगा दिया होता बेटा, माइनस m का ग्रुप NO2, अगर मैंने यहाँ पे माइनस m का ग्रुप लगाया होता तो मेरी स्टेबिलिटी घट रही होती बढ़ रही होती? डिक्रीज। क्रीज। डिक्रीज होती, बिल्कुल। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक और बात है, एक और बात है कि अगर मेरे पास बेटा दो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर क्वेश्चन, और आपका जो रेजोनेंस का इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर मेरे पास बेटा एक OH ग्रुप लगा हुआ है CH2 पॉजिटिव, और ये लगा हुआ है बेटा NO2, सबसे पहला काम तो तुम मुझे ये बता दो कि ये जो OH ग्रुप और NO2 ग्रुप है ये इफेक्ट कैसा कैसा शो करते हैं, M इफेक्ट और I इफेक्ट। अपनी किताबों के पन्ने पलटो जहाँ पे भी तुमने कॉपी में नोट किए ऑर्डर्स। CH2 प्लस m दिखाता है। CH2 नहीं नहीं नहीं, CH2 को मत देखो, OH और NO2 को देखो। इस भाई साहब को तो हमको देखना है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी आएगी। इसके ऊपर जो ग्रुप्स लग रहे हैं वो ग्रुप लगे हुए हैं OH ग्रुप एंड NO2 ग्रुप, ये बताओ। OH प्लस m है। OH प्लस M है, ठीक है, और NO2? NO2 माइनस m है। माइनस M है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा कैसा शो करता है? ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करते हैं, अगर तुम टेबल देखोगे जाके। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा कैसा शो करते हैं ये लोग? सर NO2 माइनस आई। ओके, OH? प्लस आई। गैस नहीं मारना भैया, गैस नहीं मारना है, गैस नहीं मारना है। नेगेटिव ही शो करता होगी। सर माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब देखो ये मेरा कार्बोकटायन था, दिस इज माय कार्बोकटायन, कार्बोकटायन, इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है जो बेटा प्लस M शो करता है और माइनस I शो करता है। इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस M करता है और माइनस I करता है। कौन ज्यादा स्टेबल करेगा इसको? सॉरी ये, हाँ माइनस I, ठीक, कौन ज्यादा स्टेबल कर पाएगा?
सर ए। ए, रीजन? पता नहीं सर। रीजन पता नहीं लग रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे एक तो कम से कम प्लस कर रहा है, यहाँ पे दोनों माइनस कर रहे हैं, ऐसा। चलो, एक चीज है, एक लॉजिक होता है कि डोमिनेंस ऑर्डर, नहीं पता है तुम्हें, ऑब्वियसली बताना है मुझे, इसीलिए लगा के दिखा था। डोमिनेंस ऑर्डर, ठीक है। डोमिनेंस ऑर्डर बेटा रेजोनेंस, या फिर ब्रैकेट में लिख लो एम इफेक्ट, मोर स्ट्रॉन्गर देन बेटा हाइपर कंजुगेशन विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आई इफेक्ट, ठीक है। कहीं पे आप दो जगह पे कंपैरिजन कर रहे हो, कहीं पे आप दो जगह पे कंपैरिजन कर रहे हो, रेजोनेंस कहता है कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है बी इज मोर स्टेबल देन ए, तो आप किसकी मानोगे? बोलो किसकी मानोगे, बताइए। रेजोनेंस की माननी है आपको, आंसर आप उससे दोगे जो आपके डोमिनेंस ऑर्डर में आगे आ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस बेटा स्ट्रॉन्गर होता है, रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन उससे वीकर इफेक्ट होता है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे वीक इफेक्ट होता है। तो हम हमेशा रेजोनेंस के हिसाब से देंगे, कहीं पर अगर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है और इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है। हाइपर कंजुगेशन कहता है कि इट इज स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल देन बी, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि बी इज मोर स्टेबल देन ए, तो आप हाइपर कंजुगेशन वाले आंसर के ऊपर जाओगे, ठीक है। कहीं पे हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दो ही प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं, तो आप रेजोनेंस वाले को प्रीफर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन में आए, तो हमें पता है कि यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस एंड आई इफेक्ट दोनों चीज एप्लीकेबल है बेटा, दोनों चीज एप्लीकेबल है। तो जैसा ही होगा, आप आई इफेक्ट को तो भूल जाओ, आपको पता है कि आपको आंसर किससे देना है, रेजोनेंस से देना है, तो आई इफेक्ट देखा ही मत करो। अगर आपके पास रेजोनेंस आई इफेक्ट दोनों प्रेजेंट है, तो आप आंसर किससे दोगे, रेजोनेंस से। अगर ऐसा हो जाए कहीं पे, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों से आपको ए इक्वल बी मिलने लग जाए, ए इक्वल बी, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या चीज देखोगे, फिर आप हाइपर कंजुगेशन के पास जाओगे। अगर वो लग रहा होगा तो उसके हिसाब से देखोगे कि ए के अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा मिल रहा है कि बी के अंदर, पता चला कि हाइपर कंजुगेशन से भी ए इक्वल बी मिल रहा है, फिर आप किसके पास जाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो आप किससे देखना शुरू करोगे, रेजोनेंस से। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। वो कैसा होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो लोग होंगे, उन दोनों के ऊपर अगर OH लगा हुआ है, ठीक है, दोनों के ऊपर आपका, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे रेजोनेंस सेम हो सकता है। और एक और बात, 4 करके resonance and hyperconjugation are not distance dependent, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते, कंजुगेशन से लग रहे होते हैं, इनका सब जगह इक्वल इफेक्ट मिलेगा। व्हाइल इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, नजदीकी कार्बन के ऊपर ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करेगा और दूर के कार्बन के ऊपर बेटा वीक शो करेगा। अगर मैं आपको इसके क्वेश्चन दूं कि CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है OH, और अब मैंने तुमको एक क्लास में बात पढ़ाई थी, अब तुम पक्का पक्का भूल चुके होगे। मेटा वाली, तो मेटा पैरा और हाँ, मेटा ऑर्थो और पैरा वाली की कहाँ पे एम इफेक्ट एक्टिवेट होता है। तब मुझे इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, अगर लास्ट क्लास की बात याद है, वरना तुम लोग मतलब शैली को थोड़ी बहुत ही याद है, एग्जैक्टली याद है मुझे पता नहीं। प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, एक सेकंड बेटा, प्रीवियस स्लाइड ये लो, क्वेश्चन अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर की दिखानी नहीं है, यही दिखानी बेटा, बता देना। इससे ऊपर ये वाली, ये लीजिए। हाँ तुम लोग, अभिनव और शैली, तुम लोग क्वेश्चन नोट, इससे भी ऊपर सर इससे भी ये, ठीक है। अभिनव और यस शैली सर। तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लो। CH2 लगा रखे हैं मैंने बेंजीन की रिंग के ऊपर, उनके अंदर ऑर्थो के ऊपर, हाँ जी सर बोलिए। AXCB, तुमने किया क्या है, ACB, अच्छा तुमने अच्छा शीट नोट कर ली, ऊपर की स्लाइड देख ली, फिर नीचे से क्वेश्चन का आंसर भी बता रहे हो। चलो, A इज मोर स्टेबल, B इज A, C एंड B। चलो
गड़बड़ा रहा है तुम्हारा लॉजिक वैसे। अगर मैं कहूँ कि आंसर पर सर ए ए मोस्ट मोस्ट स्टेबल होगा, स्टेबल। क्यों होगा? अब देखो तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुम जल्दी में गलती कर रहे हो। आराम से पहले इसका ये देखो कि ये कौन कौन से ऑर्डर लगा रहा है, ये सॉरी कौन कौन से इफेक्ट लगा रहा है। फिर देखो कि कौन से इफेक्ट के अंदर क्या आना है। ए और सी को कंपेयर करो तुमने यहाँ। ए और सी के अंदर सर ए तो और ए ऑर्थो से क्या लगा रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। और एम, एम मैंने बताया था कि अगर पैरा और ऑर्थो के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो एम इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, मेटा के ऊपर नहीं होगा एम इफेक्ट। तो ए और सी के अंदर आपको एम इफेक्ट तो दोनों में प्लस एम मिल रहा है, तो वो तो हो गया बराबर। अब क्या देखोगे नेक्स्ट? इन 2 क्लासें बची हुई ना मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखोगे? अरे भैया देखो, इसके ऊपर देखना है। ये जो कार है, मेरी पेंसिल, ये जो कार्बन है, इसके इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इफेक्ट्स देखना है कि इसको कौन स्टेबलाइज करेगा। इसको वो स्टेबलाइज करेगा जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा। यहाँ पे भाई साहब OH ग्रुप है, इस वाले केस के अंदर OH क्या दिखा रहा है? प्लस M, और क्या दिखा रहा है? माइनस I। इस वाले केस में क्या दिखा रहा है? सिर्फ माइनस I। इस वाले केस में क्या दिखा रहा है? प्लस M भी और माइनस I भी। तो एक बात तो पक्की है कि A और C के अंदर तो मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, वो B से तो बढ़िया ही है, वो B से तो बढ़िया ही है। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, तो A एंड C ये दोनों बेटा आपको ज्यादा स्टेबल मिलेंगे B से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सप्लाइड टू पॉजिटिव चार्ज बाय प्लस M, ठीक है। वाइल इसके अंदर तो प्लस M तो भूल जाओ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ओनली विड्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ओनली विड्रॉन। क्या इतना समझ में आता है कि ए और सी तो दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे? हाँ भाई, ठीक है। ए और सी के सर अंदर से, हाँ ए और सी के यस अंदर से हमें सर। पता लगाना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। बी तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की बजाय सिर्फ विड्रॉ हो रहे हैं, यस ठीक है। सर। यस सर। ओके, अब ए और सी के लिए देखते हैं। तो माइनस देखो, प्लस एम से, अगर मैंने कहा था कि रेजोनेंस जो है उसको डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, तो ए के अंदर अगर रेजोनेंस ने लेट अस सपोज 10 यूनिट स्टेबिलिटी दी, स्टेबिलिटी बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लिया करो। 10 यूनिट जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप इस चीज को समझने के लिए लिख सकते हो। तो बी के अंदर रेजोनेंस ने क्या दिया? रेजोनेंस सप्लाइड 10 यूनिट स्टेबिलिटी बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या सही बात? इसके अंदर क्या इतना समझ में आ रहा है कि इसने रेजोनेंस से जो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन्स पाए वो दोनों के अंदर सेम पाए होंगे, क्योंकि जो हमारा रेजोनेंस होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस तक पहुंचेंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो प्लस एम की यस वजह से तो सर। इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई होगी, और वो सेम आई होगी दोनों के अंदर। अब ये बताओ कि माइनस आई का इफेक्ट किसके अंदर ज्यादा लगा होगा, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सर ए में बढ़ेगी ए में स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आर यू वेरी श्योर अबाउट इट? अच्छा, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं फिर, वर्टिकल नहीं, इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। रेजोनेंस का इफेक्ट, स्टेबिलिटी इंक्रीज बाय प्लस 10 यूनिट्स, इसके अंदर भी स्टेबिलिटी इंक्रीज बाय प्लस 10 यूनिट्स। इंडक्टिव इफेक्ट बोलो, ए के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये बताओ, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? माइनस आई नहीं इफेक्ट करेगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा।
डिक्रीज, सर डिक्रीज। डिक्रीज, ऑल एग्री टू डिक्रीज। यानी एक बात तो पक्की है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो भी देगा, जितने भी यूनिट्स देगा, हाँ डिक्रीज कैसे? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा भाई। माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ sir. करता है। माइनस आई इफेक्ट बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने का मतलब इससे बाहर ले जाओगे तो ये तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। बोलो सर ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो एक बात तो पक्की है कि डिक्रीज करेगा। अब मुद्दा ये है कि कितने यूनिट से डिक्रीज करेगा। तो ए के अंदर ज्यादा, ये मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे ये बोल दो कि ए के अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होगा कि बी के अंदर? ए। ए, और मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ? बी को कंपेयर कर रहा हूँ। सी, एक मिनट, ये गलती से ये लिख दिया ना, यहाँ पे सी आना है हर जगह। एक सेकंड, एक सेकंड। ए कामा सी। कहीं तुम इसके पीछे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे थे, या तुम भी वही मान के चल रहे थे? ऑर्थो और पैरा के बीच में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी, ऑर्थो और पैरा के बीच में। तो ए के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सर पक्की बात? सर पक्की बात, क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है उस CH2 पॉजिटिव के। तो अगर मैं इसे कह दूं कि इसने -2 यूनिट इंडक्टिव इफेक्ट शो किया, तो सी के अंदर कितना होगा? -2। 2 से 2 नंबर, मतलब अगर मैग्नीट्यूड देखो 2 से ज्यादा ही कम। यहाँ पे 3 कम लिखूंगी, 1 1 लिखूंगी, 3 बोलो। 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 यहाँ पे 1 लिख दिया। नेट स्टेबिलिटी बोलो, नेट स्टेबिलिटी +10 -2 कितनी बची? 8 नीचे 9 +9 बोलो ज्यादा स्टेबल हुआ। सी। क्या आंसर निकाल लोगे आगे, या हर बार ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी? अब देख लो, तुम्हारी मर्जी। शुरू में टेबल बना लिया करो, फिर बाद में समझ आ जाएगा। भाई देखो, रेजोनेंस से तो बराबर हो गई थी तो स्टेबिलिटी। फिर क्या देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट तो उल्टा काम कर रहा है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो उल्टा करेगा वो कम स्टेबल हो जाएगा। और ये चीजें डाइजेस्ट। सर ये तो हाँ बोलो। सर ये तो हम डिटेल्स देख के भी तो बता सकते हैं। क्या देख के? सर डिस्टेंस डिस्टेंस। से ही तो बताया है, डिस्टेंस से ही तो बताया है मैंने। नहीं नहीं नहीं, देखो +m जो है, +m डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। पहले +m देखा बेटा, +m देखा तो +m। हाँ सर हाँ -5। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समझ गए? ठीक है, चलो। कार्बोकैटायन हो गया, ये समझ में आ गई कहाँ पे किसको डोमिनेंस देनी है। अगर कहीं पे बराबर हो जाएंगे डोमिनेंस वाले तो किसको देखना है, ये भी समझ में आ गया। बहुत है आज के लिए, क्या और पढ़े? ठीक है सर। ठीक है, डन एंड डस्टेड। अब नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है यार, तुमने क्लास ले भी लिया, बाकी लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे।